प्यारे बच्चों नमस्कार। संस्कृत की तैयारी आपकी अंतिम चरण में है। ये वीडियो आपको संस्कृत के पेपर में 100% अंक दिलाने में सहायक होगी। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये मिड टर्म का क्लास 9th का संस्कृत का पेपर है, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट का। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि संस्कृत का पेपर कैसे आएगा, प्रश्न कैसे आएंगे, उसके उत्तर कैसे लिखेंगे। तो ये देखो बच्चों, आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा। अभी तक आपने 8वीं तक कितने नंबर का पेपर दिया था? 60 नंबर का। तो 9th में कितने नंबर का पेपर होगा? 80 नंबर का। और टाइम कितना होगा? 3 घंटे का। आपके पेपर में प्रश्न कितने होंगे? तो ये देखो लिखा हुआ है सामान्य निर्देश में ही कि आपके पेपर में 19 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 19 प्रश्न होंगे। 3 घंटे का पेपर है, तो पूरा पेपर हल कराएंगे तो वीडियो कम से कम 30 या 40 मिनट की बनेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप संस्कृत के पेपर में 80 में 80 नंबर पाएंगे। क्योंकि हम आपको केवल उत्तर नहीं बताएंगे, उत्तर पेपर से ढूंढते कैसे हैं ये भी बताएंगे। क्योंकि संस्कृत के पेपर में उत्तर पेपर में ही लिखा होता है, केवल आपको स्मार्टनेस दिखानी होती है कि आप उत्तर ढूंढ कैसे पाते हैं। तो ये देखो बच्चों, आपका पेपर जो है 4 खंडों में विभक्त होगा। खंड का अपठितांश अवबोधन 10 अंक का, खंड का रचनात्मक कार्यम 15 अंक का, खंड का अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंक का, खंड का पठितांश अवबोधन 30 अंक का। तो 4 खंड में आपका पेपर होगा। आपके पेपर में पहला प्रश्न आएगा अनसीन पैसेज का, जिसको संस्कृत में क्या लिखा होगा? अपठितांश अवबोधनम। संस्कृत के पेपर में बच्चों को क्या समस्या होती है कि उनको प्रश्न का निर्देश ही समझ में नहीं आता, इसमें करना क्या है। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा। अनुच्छेद मतलब क्या होता है? पैसेज। पठित्वा पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो आपको क्या करना है? जल्दी जल्दी इस पैसेज को पढ़ लेना है, फिर उत्तर पर जाना है। तो देखो, पैसेज को हम लोग भी पढ़ेंगे। न्यायस्य आलयः एव न्यायालयः भवति, विवदमानो पक्षो अत्र आगत्य न्यायम् इच्छतः। अत्र एकः न्यायाधीशः भवति, एकश्च तस्य सहायकः लिपकः भवति। एषः लिपकः सर्वाणि लेख्यानि अवधानेन रक्षति, यथा कालं च तान् न्यायाधीशस्य सम्मुखम् उपस्थापयति। न्यायालयः त्रिविधाः भवन्ति। प्रथमः माण्डलिका न्यायालयः। एषः न्यायालयः प्रायेण प्रत्येकं नगरे एव भवति। महानगरेषु एकाधिका अपि न्यायालयाः भवन्ति। यदि कस्मैश्चित् अपि पक्षाय माण्डलिक न्यायालयस्य न्यायः मान्यः न भवति, सः तस्य विरोधे उच्च न्यायालयं गच्छति। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अस्य न्यायालयस्य निर्णयः न मान्यः भवेत् चेत् तदा न्यायं प्राप्तुं सः देशस्य सर्वोच्च न्यायालयं गच्छति। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयः एव अंतिमः सर्वमान्यः च भवति। अब कुछ बच्चों को क्या समस्या होती है कि उनको संस्कृत में जो वाक्य लिखा होता है उसकी मीनिंग नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे मीनिंग नहीं आती है तब भी आप कैसे उत्तर लिख सकते हैं। तो देखो, इस खंड से यानी इस पैसेज से 4 टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला टाइप क्या होता है? एक पदेन उत्तरत, यानी 1 वर्ड में लिखने होते हैं उत्तर। 3 दिया गया रहता है, 2 करने होते हैं 2 नंबर का। तो देखो पहला प्रश्न है न्यायालयः कतविधा भवन्ति। न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? अब इसका उत्तर अगर आपको पैसेज में ढूंढना है तो ढूंढने की ट्रिक क्या है कि कतविधा भवन्ति, विधा मिलेगा, भवन्ति मिलेगा। अब पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर है, न्यायालयः त्रिविधा भवन्ति। तो इस तरह से आप क्रियापद पकड़िए, प्रश्न में जो पद आया है उसको ढूंढिए, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा त्रिविधा। यही कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख के प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे।
कस्य निर्णयः अंतिमा भवति, किसका निर्णय अंतिम होता है। अब इसकी हिंदी नहीं आ रही तब भी कोई बात नहीं है, आप इसको ढूंढिए पैसेज में कहाँ है। तो ये देखिए ना, अंतिम लाइन में आया हुआ है सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयः एव अंतिमः सर्वमान्यः भवति। अब एक पद में उत्तर आप नहीं चिन्हित कर पा रहे हैं तो आप पूरी लाइन लिख दें, तब भी आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। एक पद में इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालयस्य। एक बात और बताना चाहेंगे कि देखो यहाँ पे कस आया हुआ है ना, तो इसका उत्तर भी सर्वोच्च न्यायालयस्य, यानी इसमें भी षष्ठी, प्रश्न में उत्तर में भी षष्ठी लगानी है। उसके बाद अगला है विवदमानो पक्षो किम इच्छतः, यानी दो विवाद करते हुए पक्ष क्या इच्छा करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायम। इसके बाद फुल सेंटेंस यानी पूर्ण वाक्य का प्रश्न आता है न्यायस्य आलयः कः भवति। अब न्यायस्य आलयः, ये लाइन आप पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर है, ध्यान से देखिए उत्तर कैसे ढूंढते हैं। पहली ही लाइन में मिल गया। बच्चे क्या करते हैं, अपने बगल वाले से पूछते हैं इसका उत्तर आपने क्या लिखा है, कहाँ चिन्ह लगाया है। तो बगल वाले से मत पूछिए, आप स्वयं पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो इस तरह से उस प्रश्न को ढूंढेंगे पैसेज में और आप उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था, न्यायालय लिपकः किम करोति, तो ये भी पैसेज में मिल जाएगा। लिपकः सर्वाणि लेख्यानि अवधानेन रक्षति। मांडलिका न्यायालयः कुत्र भवति, तो इसका उत्तर पैसेज में मिलेगा मांडलिका न्यायालयः नगरे भवति। तो ये फुल सेंटेंस वाला प्रश्न आप कर लेंगे। उसके बाद जो थर्ड खंड होता है, बच्चे ज़्यादा इसी में गलती करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सा, आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा। सा खंड में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं। तो लिखा हुआ है अस्य अनुच्छेदस्य कृते, अनुच्छेदस्य यानी इस पैसेज के लिए, उपयुक्तम, उपयुक्त, शीर्षकम, शीर्षक जानते हो ना, जिसको इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, यानी जो पैसेज का केंद्र बिंदु होता है, जो बार बार आया हुआ होता है, उसी को संस्कृत में लिखना होता है। तो इसमें क्या करना होता है, बहुत सारे बच्चे इसका भी उत्तर फुल सेंटेंस में लिख देते हैं। पैसेज से एक लाइन उठाई और लिख दिया, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि आपको एक शब्द में लिखना होता है, बस एक शब्द लिखिए, एक नंबर आपके पक्के। संस्कृत नहीं आ रही, हिंदी में लिख दीजिए। जैसे अगर न्यायालय, वैसे इसका शीर्षक क्या है, न्यायालय, क्योंकि पैसेज में न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, न्यायालय। अब कोई बालक कहे सर जी अगर हमने न्यायालय न लिख करके केवल न्यायालय लिख दिया, क्या लिख दिया, न्यायालय हिंदी में, तब भी आपको पूरे एक नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शीर्षक है, विसर्ग लगाया तो ठीक है, नहीं लगाया तब भी ठीक है। बस शीर्षक में क्या ध्यान देना है कि जो शीर्षक है वह एक शब्द या दो शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपका फोर्थ टाइप का प्रश्न आता है दा खंड के अंतर्गत यथा निर्देशम उत्तरत। यथा मतलब जैसे, निर्देशम मतलब डायरेक्शन दिया गया है उसके अनुसार उत्तर देना है। यानी इसमें भाषा अवबोध वाले प्रश्न होते हैं कि आपको भाषा की समझ कितनी है। इसमें विलोम पद, पर्याय पद आते हैं। 4 दिए गए रहेंगे और 3 करने रहेंगे, 3 नंबर का रहेगा। आपकी सहूलियत के लिए बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है। उत्तर भी विकल्प में लिखा रहेगा। देखो पहला है न्यायः इत पदस्य विलोम पदम किम, न्यायः का विलोम पद क्या है, तो क्या हो जाएगा अन्यायः। तो विलोम माने जानते हैं ना, विपरीत अर्थ वाले। दूसरा है न्यायस्य आलयः एव न्यायालयः भवति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, अव्यय पद जानते हो ना, जिसको आप हिंदी में अविकारी शब्द कहते हो, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही अव्यय पद होते हैं। तो आपको पैसेज में नहीं ढूंढना है, इसी वाक्य में ढूंढना है कि अव्यय पद कौन सा है। तो अव्यय पद हो जाएगा एव। उसके बाद अगला है नगरे, नगरे मतलब नगर में, इत पदस्य पर्याय पदम। अब पर्याय, इसकी मीनिंग समझ लो। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची आप हिंदी में जानते हैं ना,
जिसको आप 8वीं तक क्या पढ़ते आए थे, समान अर्थ वाले, तो उसी को पर्यायवाची को ही पर्याय पदम कहते हैं। तो नगरे मतलब नगर में, तो इसका जो पर्याय पद हो जाएगा जनपदे। उसके बाद चौथा है महानगरेषु एकः अधिकाः अपि न्यायालयः भवति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम, क्रियापद जानते हो ना, जिसको आप इंग्लिश में VERB यानी वर्ब कहते हो, जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसी को क्रियापद कहते हैं। तो क्रियापद आपको इस वाक्य में ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों, क्रियापद ज्यादातर वाक्यों में अंत में होता है। ये भी एक ट्रिक है कि क्रियापद कहाँ मिलेगा, अंत में, कभी कभी बीच में होता है, ज्यादातर अंत में होता है। तो क्रियापद क्या हो जाएगा, भवन्ति। बस आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले प्रश्न को हल कर लिए, जो कितने नंबर का था, 10 नंबर का था। यानी पहला प्रश्न हल करने से आपको 10 मिल जाएगा। बहुत बच्चे हम देखते हैं पेपर में 10 में से 10 पाते हैं। उसके बाद जो खंड खा के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 है, ये पिछले वर्ष से बदलाव हुआ है कि अब इसमें बच्चों को पत्र स्वयं लिखना होता है। तो देखिए, इसमें एप्लीकेशन आई हुई संस्कृत में, भवतः नाम अगस्तः अस्ति, आपका नाम अगस्त है। दिन द्वयात भवान ज्वरेण पीड़ितो अस्ति, 2 दिन से आप बुखार से, ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार से पीड़ित हैं। चिकित्सकेन दिन द्वयस्य विश्रमाय परामर्शः दत्तः, डॉक्टर ने आपको 2 दिन के आराम के लिए परामर्श दिया है, यानी एडवाइस दी है। अतः इसलिए प्रधानाचार्यं प्रति दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी पूरा पत्र आपको स्वयं लिखना है। पत्र कैसे लिखेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है चित्र वर्णन का। यहाँ पे एक चित्र मिलेगा, उसको देख करके मंजूषा की सहायता से, मंजूषा जानते हैं ना, जिसको आप इंग्लिश में हेल्पिंग बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग बॉक्स, उसी को मंजूषा कहते हैं। इसमें ढेर सारे पद मिल जाएंगे, उनका प्रयोग करते हुए आप चित्र को देख करके 5 वाक्य लिखेंगे। कितने वाक्य लिखेंगे, 5 वाक्य लिखेंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रश्न के अथवा के रूप में है अनुच्छेद लेखन। क्या है, अनुच्छेद लेखन। देखो ना, लिखा ना, मंजूषा शब्दानाम सहायन, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से अधोलिखितम विषय अधिकृत, नीचे जो विषय लिखा गया है उसको आप बेस बना करके आपको 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे विषय क्या है, जल संरक्षणम। अब पत्र कैसे लिखेंगे, चित्र वर्णन करेंगे, कैसे करेंगे ये हम यहाँ देखेंगे। तो ये देखिए आपका पत्र, तो ये देखिए हमने पत्र को जो है लिख करके दिखाया है, कैसे पत्र लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा था ना, किसको पत्र लिखना था, प्रधानाचार्य को। तो ऊपर क्या लिखेंगे, सेवायाम, आप संस्कृत में लिखते हैं ना सेवा में, उसी को, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, सेवा में, उसी को संस्कृत में कहते हैं सेवायाम। क्या कहते हैं, सेवायाम। उसके बाद क्या लिखते हैं आप हिंदी में, प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद विद्यालय का नाम, तो यहाँ पे सेवायाम और ये अपने विद्यालय का नाम। उसके बाद विषय, विषय देखो पत्र में ही मिल जाएगा आपको प्रश्न में, दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, तो विषय वही लिख लेंगे, दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। उसके बाद महोदयाः सविनयं निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालय 9वीं कक्षायां पठामि, अहम दिनद्वयात् ज्वरेण पीडितो अस्मि। अब ये लाइन कहाँ से हमने ली है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना भवान। अब जहाँ भवान है वहाँ पे अहम कर लेना है, और जहाँ पे अस्ति था वहाँ पे अस्मि कर लेना है। क्या कर लेना, अस्मि। बाकी पूरी लाइन वैसे लिख लेनी है। उसके बाद अगली लाइन को वैसे के वैसे हमने प्रश्न से ही रख लिया है। उसके बाद अतः प्रार्थे, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, यत कि दिन द्वयस्य अवकाशम परदाय अनुग्रहम कुर्वन्तु भवन्तः, आप हमें 2 दिन की छुट्टी दे करके मेरे ऊपर कृपा करें। भवतः महती कृपा भविष्यति, महती मतलब बड़ी, कृपा मतलब कृपा, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब अंत में क्या ध्यान देना होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको लिखना है ना, भवतः आज्ञाकारी शिष्यः। अब यहाँ पे कोई बालिका है
तो वो शिष्या नहीं लिखेगी, या कोई बालक है तो शिष्या लिखेगा, शिष्या लिखेगा, शिष्या नहीं लिखना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पत्र के प्रश्न में आपका नाम निश्चित कर दिया गया है अगस्त्य। अब अगस्त्य यानी कोई बालिका है तो वो भी अपने आप को अगस्त्य ही मान करके पत्र लिखेगी। तो यहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो पत्र में नाम निश्चित कर दिया गया उसी के अकॉर्डिंग ही आपको नाम लिखना होता है। पत्र में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना होता। ऊपर यहाँ पे दिनांक लिख देते हैं जिस दिन आप पत्र लिख रहे होते हैं। उसके बाद चित्र वर्णन कैसे करेंगे, ये देखिए चित्र वर्णन करने के लिए क्या करते हैं, हम आपको ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्या है कि 3 क्रिया, कौन कौन सी क्रिया है देखिए, 3 क्रियापद है, अस्ति, अस्ता, संति। अस्ति मतलब है, यानी कोई एक व्यक्ति या वस्तु है। अस्ता मतलब 2 हैं, और संति का अर्थ होता है बहुत से हैं। तो चित्र में देखो आपको बहुत से बालक बालिकाएं दिखाई दे रहे हैं, और ये कैसा चित्र है, दीपावली का चित्र है। तो अब देखो वाक्य कैसे बनाएंगे, इदम दीपोत्सवस्य चित्रम अस्ति, ये दीपावली का चित्र है। दीपानाम उत्सवः दीपोत्सवः कथ्यते। अब ये मंजूषा से ही मिल जाएगा आपको, मंजूषा की सहायता से आप यहाँ से पद ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप इस मंजूषा की सहायता लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई समस्या नहीं है, आप अपनी तरफ से भी छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। जैसे सर्वे दीपान प्रज्वालयन्ति, सभी दीपक जला रहे हैं। देखो ना यहाँ पे दीवालों पर दीपक जले हुए हैं। सर्वत्र प्रकाशः भवति, सर्वत्र मतलब सब जगह प्रकाश है। सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, सर्वे पटाकाम विस्फोटयन्ति, सभी पटाखे फोड़ रहे हैं। वार्ता चलति। अभी देखो बच्चों यहाँ पे दो वाक्य है, ये लास्ट के दोनों, ये आप किसी भी वाक्य में आप लिख सकते हैं। इसको आप किसी भी वाक्य में लिख सकते हैं। वार्ता चलत यानी बातचीत हो रही है, चित्रम सुंदरम अस्ति, इन दोनों वाक्यों को आप किसी भी चित्र में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 9 वाक्य लिखे हैं, आप पेपर में 5 या 6 वाक्य ही लिखें। इसके अथवा के रूप में आपका जो है अनुच्छेद लेखन है, और इसका क्या था टाइटल, जल संरक्षणम। तो मंजूषा की सहायता से हमने देखो 5 वाक्य आपके लिए बनाए हैं। जलम एव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। जीवने जलस्य बहु महत्वम अस्ति, जीवन में जल का बहुत महत्व है। अद्य प्रदूषणम वर्धते, आज प्रदूषण बढ़ रहा है। उद्योगैः जल प्रदूषणम भवति, उद्योगों से जल प्रदूषण होता है। जल संरक्षणाय जागरूकता करणीयः, जल को बचाने के लिए जागरूक करना चाहिए। तो इस तरह से हमने पत्र लेखन, चित्र वर्णन दोनों को कर लिया। अब हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 होता है अनुवाद का। देखो यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखिता नाम केषांचित, यानी किसी पंचवाक्यानाम 5 वाक्यों का संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। अब कुछ बच्चों को इसमें समस्या होती है, सर जी यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है, उसके आगे इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें करना क्या है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आता, सर जी यहाँ पे हिंदी लिखी है, अंग्रेजी लिखी है, इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन वाक्यों को संस्कृत में लिखना है, यानी अनुवाद करना है, यानी ट्रांसलेशन करना है। तो कितने करने हैं, 5 करने हैं, 5 वाक्य का है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको अनुवाद बिल्कुल नहीं आता है तो हमने एक 25 मिनट की, कितने मिनट की, 25 मिनट की अनुवाद की वीडियो बनाई है। आप उसको देखें, यहाँ पे आई बॉल पे क्लिक करें और उस अनुवाद की वीडियो को देखें। 25 मिनट की अनुवाद की वीडियो देखने पर ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखो इस पेपर में अनुवाद क्या क्या आया हुआ है। मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। घर को क्या कहते हैं, गृहम। और जा रहा हूँ यानी गच्छामि। तो वाक्य क्या बन गया, अहम गृहम गच्छामि। दूसरा है लोग बातचीत करते हैं। अब यहाँ करते हैं, इससे पता चल गया कि एक लोग नहीं है, बहुत से हैं। तो क्या हो जाएगा, जनाः। बातचीत को क्या कहते हैं, वार्तालापम। ध्यान से देखिएगा, बातचीत को क्या कहते हैं, बातचीत को कहते हैं वार्तालापम।
और करते हैं कुर्वन्ति। समय व्यर्थ मत बिताओ, तो क्या हो जाएगा, कालम या समयम व्यर्थम मा कुरुत। समय को व्यर्थ मत करो, क्यों, क्योंकि पेपर चल रहा है। उसके बाद चौथा वाक्य है हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। अब हम दोनों को क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो B2 का प्रयोग करेंगे, लेकिन संस्कृत में इसके लिए एक ही पद है आवाम। ध्यान से देखिएगा, कौन सा पद है, आवाम। आवाम माने हम दोनों, आहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम, वयम माने हम सब। ये तीनों याद कर लो। आहम मतलब मैं, ध्यान से देखो, क्योंकि हमें केवल उत्तर ही नहीं लिखाना है, पेपर में कोई भी वाक्य आएगा, हमारे वीडियो देखने वाला हर बच्चा सभी अनुवाद को हल करेगा। तो अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो यहाँ पर देखो क्या आया हुआ है, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तो हम दोनों का हो जाएगा आवाम, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, और पढ़ते हैं ये उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी पठावह। पठामि पठावह पठामह, पढ़ते हैं ना, तो आवाम पुस्तकम पठावह। उसके बाद पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पेड़ से यानी पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, यानी अपादान कारक है। ये अपादान कारक क्या होता है, अनुवाद वाली वीडियो को देखें। तो पेड़ से यानी इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा वृक्षात पत्रम पतति। तुम कहाँ जाते हो, तो तुम को क्या कहते हैं संस्कृत में, ध्यान से देखिएगा, तुम को कहते हैं त्वम। ध्यान से देखो, यही तो कुछ बातें हैं जो हमारे वीडियो की खासियत है। इवाम, इवाम माने तुम दोनों, यूयम, यूयम माने तुम सब। ये है तुम, ये है तुम दोनों, ये है तुम सब। क्योंकि पेपर में मान लो आ गया तुम सब, तो फिर आप क्या लिखोगे, यूयम। अब यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है, तुम कहाँ जाते हो, तो हो जाएगा त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। उसके बाद खंड गा प्रारंभ हो रहा है। खंड गा के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5 आएगा। ध्यान से देखना, क्योंकि बिल्कुल आपके पेपर का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा कि प्रश्न नंबर 5 में यही प्रश्न आएगा संधि का। संधि आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था, तो वही 9वीं क्लास में भी है। और आपके मिड टर्म के सिलेबस में कौन कौन संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है। यानी स्वर संधि, जो स्वर संधियां हैं वही हैं। स्वर संधि की हमने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपको संधि बिल्कुल नहीं है आती है, आप संधि में 0 लेवल पर हैं, तो उस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर देखो कैसे क्या करना होता है। यहाँ पे कुछ पद लिखे होंगे, उसमें संधि करनी है या विच्छेद करने हैं। संधि मतलब 2 पदों को जोड़ना, विच्छेद मतलब क्या होता है, 2 पदों को अलग करना। 5 दिए रहेंगे, 4 करने रहेंगे। देखो पहला उदाहरण क्या है, साधु उपदेशः। अब इसमें दीर्घ संधि है, इसका विच्छेद होगा साधु प्लस उपदेशः। यहाँ छोटऊ छोटऊ मिलके बड़ऊ में बदल गया है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। उसके बाद कपि प्लस इंद्रः, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ कौन कौन मिल रहा है, छोटी ई छोटी ई, तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, कपींद्रः। बस एक शब्द लिखिए, 1 नंबर पक्के करिए। उसके बाद अगला है न एतादृशः। अब इसमें जो है वृद्ध संधि है, ना प्लस एतादृशः, प्रति प्लस अवदत। इसमें प्यारे बच्चों यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि है। आप देख रहे हैं ना कि सभी संधियों के 1-1 2-2 उदाहरण आ रहे हैं। तो यड़ संधि थोड़ी सी कठिन मानी जाती है, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाएं और यड़ संधि को अच्छे से समझें। अब यहाँ पर प्रति यानी जो ई है और छोटा आ का मेल हो रहा है, तो यड़ संधि में ई के स्थान पे या हो जाता है, और ये जो आ है ना, ये इस या में लग गया, तो क्या बन गया, प्रति अवदत। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पद है। सूर्योदयात, इसमें गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है। विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदयात। यहाँ किसका किसका मेल हुआ है, छोटे आ का छोटा उ से। छोटा आ छोटा उ जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, ओ। किस संधि में, गुण संधि में। तो इस तरह से देखा आपने कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि
और यड़ संधि, 4 संधियों के उदाहरण आए हुए हैं। तो आप चारों संधियों को प्ले लिस्ट में जा करके अच्छे से पढ़ें। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा शब्द रूप। देखो यहाँ लिखा है ना, यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य, प्रयुक्त करके रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। यानी यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं है, यहाँ पे विभक्ति आपको बतानी है। तो कितनी बतानी है? 4 बतानी है। तो देखो पहला उदाहरण क्या है? नरस, अत्र का विभक्ति। तो नरस देखने से आपको पता चल गया, जैसे बालक का बनता है बालकस, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बहुत आसान है। उसके बाद शोभते नरः देखिए ध्यान से देखिए, शोभते नरः। तो नर यानी मनुष्य किसके द्वारा सुंदर लगते हैं? विद्या के द्वारा, द्वारा मतलब तृतीया, इसीलिए विद्या हो जाएगा। अद्य जन्म दिवसा अस्ति, आज जन्मदिन है। तो किसका? मेरा। मम, मम मतलब मेरा। माम मतलब, यहाँ देखो और भी पद लिखे हुए हैं। माम मतलब मुझको। सभी पदों को देखिए, क्योंकि हमारी वीडियो देखने वाला बच्चा गलती ना करे। माम मतलब मुझको, अहम मतलब मैं, मत, मत ये जो है पंचमी विभक्ति का है। मत मतलब मुझसे अलग। उसके बाद नमः, ये नमः वाला उदाहरण बहुत पूछा जाता है। आप जानते हैं ना, हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति को लगाते हैं। कौन सी विभक्ति लगाते हैं? चतुर्थी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा? गुरुवे नमः। और आप पढ़ते हैं ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और प्यारे बच्चों, हम आपको और भी बताना चाहते हैं, ये नमः वाला उदाहरण याद कर लेना जरूर आएगा। जैसे गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, इंद्राय नमः। तो हमारे अनुवाद वाली वीडियो देखेंगे ना, तो नमः वाले ढेर सारे उदाहरण हमने उस पर बता रखे हैं। उसके बाद अहम धनम दास्यामि, मैं धन देता हूँ। तो जिसको कुछ दिया जाता है ना, वो चतुर्थी विभक्ति में होता है। ये संस्कृत में नियम है कि जिसको कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं। तो आपका तुभ्यम सही हो जाएगा, तुमको। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आएगा। उसमें क्या आएगा? धातु रूप। उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। उचित लकार प्रयोग करके क्रियापद चुनिए और वाक्य को भरिए। देखो पहला है बालकाः पुस्तकानि। अब इसमें प्यारे बच्चों क्या ध्यान देना होता है कि क्रिया वही आएगी जो करता है। करता कौन सा है? बालकाः, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी, पठन्ति। तो बस इसमें कर्ता और क्रिया यही ध्यान देना होता है। तो कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया कितनी प्रकार के होती है, तो हम आपकी जानकारी बताना चाहते हैं। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। कैसे? 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 गुणे 3 9। सातो ते त्वम इवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये 9 टाइप के कर्ता होते हैं। और क्रिया भी, जो क्रियापद होते हैं ना, वो भी 9 प्रकार के होते हैं। जैसे पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः पठामः। इन सब बातों को हमने अनुवाद वाली वीडियो में अच्छे से बताया है। इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो हमारे 25 मिनट के अनुवाद की वीडियो है उसको देख कर जाएं, वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। अगला है त्वम सायंकाले कुत्र। अब तुम, अब यहाँ तुम आया हुआ है ना, तो इसके लिए आएगा गमिष्यसि, तुम सायं को कहाँ जाओगे। सज्जनः पीड़ितेभ्यः दानम, सज्जन पीड़ित लोगों को दान। अब क्या करते हैं? यच्छति, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छामः। अब यहाँ सज्जनाः प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो हो जाएगा यच्छन्ति। उसके बाद अगला वाक्य है भवान ह्यः कुत्र, आप कल कहाँ। अब क्या भरेंगे? अब इसमें ध्यान दो बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है? आसन अस्ति आसमः। अस्ति मतलब होता है हैं, लेकिन यहाँ पर देखो वाक्य में क्या आया हुआ? ह्यः। ह्यः जानते हो क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में स्टरडे कहते हो। क्या कहते हो? स्टरडे, यानी बीता हुआ कल। उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? ह्यः। ह्यः मतलब बीता हुआ कल, यानी स्टरडे। और टुडे को संस्कृत में क्या कहते हैं? अद्य। और टुमारो को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्वा। ध्यान दीजिएगा, ये है टुडे, ये है टुमारो, और ये है स्टरडे। तो यहाँ पे स्टरडे है, इसलिए क्रिया जो है पास्ट टेंस की आएगी, यानी भूतकाल की आएगी, तो हो जाएगा आसीत। आप कल कहाँ थे। उसके बाद देखो
अद्यत्वे विद्यायाः महत्त्वं सर्वे, आजकल विद्या का महत्व सभी जानते हैं। अब यहाँ पे सर्वे है तो हो जाएगा जानन्ति। आजकल विद्या का महत्व सभी जानते हैं, इसलिए अपने बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 आएगा। किसका होगा ये? कारक और उपपद विभक्ति का। किसका होगा? कारक और उपपद विभक्ति का। कारक जानते हैं ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन। और विभक्ति भी जानते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इसमें एक शब्द लिखा होगा ब्रैकेट में, उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, ये भी लिखा होगा। तो देखो यहाँ पे पहला वाक्य है परितः वृक्षाः सन्ति। परितः मतलब चारों ओर पेड़ हैं, विद्यालय लिखा है। और दुई, अब दुई का मतलब क्या होता है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर में दुई लिखा रहेगा तो आप कहेंगे दुई क्या है। तो दुई का मतलब है द्वितीया। ध्यान दीजिए, यही तो ध्यान देने वाली बात है जो आपको सीखना है। द्वि का मतलब है द्वितीया, तो इसमें द्वितीय विभक्ति भरनी है। किसमें? विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाइए तो क्या हो जाएगा? विद्यालयम। इसमें पंचमी है, इसमें षष्ठी है, इसमें तृतीया है, तो इसलिए इसमें द्वितीय है, तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है। उसके बाद पिता सह आपणम प्रतिगच्छति। पिता के साथ, सह मतलब साथ, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? विद। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में जिसको विद कहते हैं, हिंदी में जिसको आप साथ कहते हैं, उसी को संस्कृत में कहते हैं सह। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पुत्र तृतीया। तो पुत्र में तृतीया लगाएंगे तो हो जाएगा पुत्रेण। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। वृक्ष पंचमी, तो पंचमी किस में है? वृक्षात पद में है। उसके बाद स्वाहा, आप भी हवन करते हैं ना, तो पंडित जी कहते हैं स्वाहा। तो यहाँ पे रुद्र चतुर्थी, तो क्या हो जाएगा? रुद्राय। रुद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। स्वाहा तो आप जानते ही हैं। उसके बाद पांचवा है गंगा उद्भवती। गंगा निकलती है, कहाँ से निकलती है? हिमालय से, पंचमी, तो क्या हो जाएगा? हिमालयात। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 आता है। ध्यान दीजिए, किसका होगा? प्रकृत और प्रत्यय का। आपके सिलेबस में कितनी प्रत्यय है वो भी देख लो। पहली प्रत्यय है कत्वा, दूसरी प्रत्यय है ल्यप, तीसरी प्रत्यय है तुमुन। 3 प्रत्यय है ना, कत्वा, तुमुन और ल्यप। कत्वा, तुमुन और ल्यप। अब किस प्रत्यय का क्या जुड़ता है, यही तो ट्रिक है, यही तो मूल बात है जिसको आप जानना है। कत्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ता है, क्या जुड़ता है? त्वा। ल्यप प्रत्यय का या जुड़ता है। तुमुन प्रत्यय का तुम जुड़ता है। ध्यान से देखना बच्चों, नहीं तो आप गलती करोगे। यही तो मेन बात है, यही तो मेन ट्रिक है कि कत्वा प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे? कत्वा प्रत्यय का जोड़ेंगे त्वा। ल्यप प्रत्यय का क्या मिलेगा? या जिसमें मिल जाएगा। और तुमन प्रत्यय किसमें सही होगी? जिसमें तुम मिल जाएगा। बस यही ट्रिक आप जान गए, अब ये 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखो पहला उदाहरण क्या है? अहम मिष्ठान्नम खाद प्लस तुमन तत्परः आसीत। अब तुमन मिल गया ना, तो क्या जोड़ेंगे? तुम। अब देखो तुम किसमें है? इसमें भी तुम है, इसमें भी तुम है, लेकिन जब तुम जुड़ता है तो धातु के पहले छोटी ई लिख जाती है। जैसे पठ में तुम जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठी, उसके बाद तुम। तो ऐसे खाद में तुम जुड़ गया तो क्या बन गया? खादि तुम। ये खाद तुम नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरा है देवम नत्वा। ध्यान देखो बच्चों, नत्वा, त्वा मिल गया ना, अभी हमने ट्रिक बताई थी ना। त्वा किस में जुड़ता है? कत्वा में। तो आपका विकल्प का वाला सही हो जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों, थोड़ी थोड़ी गलती रहेगी आपके विकल्प में। यहाँ देखो नम प्लस त्वा है, यहाँ नम प्लस कत्वा है। तो कत्वा का जो का होता है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है? कत्वा का जो का है वो आधा होता है, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे, जानते हुए भी गलती कर जाएंगे। थोड़ी थोड़ी यहाँ पे देखो, नम में हलंत लगा हुआ है, कत्वा में का आधा है। ये गूढ़ बात है, यही तो सूक्ष्म दृष्टि है, यही तो स्मार्टनेस है जो आपको पेपर में दिखानी होती है।
नहीं तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे ज्ञान होते हुए भी। कुछ बच्चे होते हैं बहुत पढ़ते हैं फिर भी नंबर अच्छे नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। उसके बाद है राकेशः परविश्लेप। अब राकेशः परविश्लेप, तो लेप का क्या जुड़ता है? अभी हमने ट्रिक में बताया ना, या जुड़ता है, बस परविश, तीनों को मिला दीजिए, है ना आसान, परविश। उसके बाद अगला है सा पुस्तकम क्रेतुम गच्छति। अब क्रेतुम, क्रेतुम में तुम मिल गया ना, क्या मिल गया? तुम मिल गया। अब तुम का मतलब तुमुन, और धातु कौन सी है? क्री धातु है। अब यहाँ देखो, क्रे प्लस तुमुन, क्रेत प्लस मुन, क्री प्लस तुमुन। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें क्रे होगा, क्रेत होगा, क्री होगा, क्री होगा। आपको बता दें कि जो तुमुन प्रत्यय है ना, उसमें ना हलंत होता है। ये छोटी सी बात है जो सभी बच्चे नहीं देख पाते हैं। तुमुन में ना हलंत है। अब देखो ना, तुमुन में ना हलंत केवल इसी विकल्प में है। यहाँ भी तुमुन है लेकिन ना में हलंत नहीं है, यहाँ तुमुन है लेकिन ना में हलंत नहीं है। यही गूढ़ बात है, यही स्मार्टनेस है जो आपको दिखानी है। उसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 10, अंका नाम स्थाने उचित संख्या पदान लिखत। अंकों के स्थान पे आपको संख्या पद लिखना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं और ये 2 नंबर का है। तो गिनती आपको संस्कृत में आती है ना, 1 से लेकर के 100 तक। अब देखो यहाँ पे वेदाः सन्ति, वेद होते हैं, तो क्या भरेंगे? चत्वारः, क्या भरेंगे? चत्वारः। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? लिख देते हैं चतुर्थः, क्योंकि आप पाठ पढ़ते हैं ना, चतुर्था पाठः। कुछ बच्चे लिख देते हैं चतुर्थी, विभक्ति पढ़ते हैं ना वो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति। तो देखो बच्चों, आपको चतुर्था नहीं लिखना है, चतुर्थी नहीं लिखना है, क्या लिखना है? चत्वारः। अभी चत्वारः कैसे बन गया, इसके लिए यहाँ पे आई बाल पे क्लिक करके हमारी संख्या की वीडियो देखिए, उसमें हमने बता रखा है कि चत्वारः कैसे बन गया। उसके बाद है मासे प्रायशः, महीने में प्रायः 30 दिन होते हैं। अब 30 को क्या कहते हैं? 63। पुराणानि, पुराण होते हैं कितने? 18, तो 18 को क्या कहते हैं? अष्टादश। उद्याने बालिका क्रीडन्ति, उद्यान में बालिकाएं खेलती हैं कितनी? 3, तो 3 को क्या कहते हैं? तिस्रः। अब यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान देने वाला पद है तिस्रः, क्योंकि पुल्लिंग रहेगा। देखो यहाँ पे बालिका है यानी लड़कियां हैं, तो उनके लिए तिस्रः। अभी यहीं पे लड़के होता तो क्या होता? उसके लिए हम प्रयोग करते त्रयः। ध्यान से देखिएगा, अगर बालक खेल रहे होते तो त्रयः, लड़कियां खेल रही हैं तो तिस्रः, और अगर फल होते तो क्या लिखते? त्रीण, क्या लिखते? त्रीण। तो 3 के ही 3 रूप हैं, त्रयः, तिस्रः, त्रीण। ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, ये नपुंसक लिंग का है। तो ये कैसे बदल गया, हम आपको उस संख्या वाली वीडियो में बता रखा है कि 1 से 4 तक, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक जो संख्या के रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। तो बस 1 से 4 तक संख्या याद कर लीजिए तीनों लिंगों की, और आप सही कर लीजिए। उसके बाद है अस्मिन् स्यूते पुस्तके अस्ता, इस बैग में किताबें हैं, कितनी किताबें हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? 2। इस तरह से संख्या के प्रश्न हल कर लिए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 होता है, उपसर्ग का प्रश्न होता है। इसके अंतर्गत उपसर्ग आएंगे कितने नंबर के? 2 नंबर के। 4 लिखे होंगे, 5 लिखे गए होंगे, आपको 4 करने होंगे। देखो लिखा हुआ है अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में उपसर्गम, उपसर्ग को संयोज्य। अब संयोज्य का क्या अर्थ होता है? जोड़ करके। विभज्य, विभज्य मतलब अलग करके, लिखत, लिखना है। आप जानते हैं ना उपसर्ग क्या होते हैं? नहीं जानते हैं तो हमारी उपसर्ग वाली वीडियो देखें, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता प्यारे बच्चों। आप जानते हैं उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे देखो पहला उदाहरण है अनुपलस कुर्वन्ति। अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल प्लस को बीच से गायब कर देना है और मिलाकर लिख लेना है अनुकुर्वन्ति। प्रति अवदत, ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें संधि भी हुई है, तो इसका क्या बनेगा? प्रति प्लस अवदत। उसके बाद है अगला उपगच्छति।
अब देखो यहाँ पे 5 दिए गए हैं ना, तो जो 4 आपको सरल लगते हैं वही कर लो, प्रतिबद्धता आप ना करो, क्या दिक्कत है। उपगच्छति, अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, प्लस को हटाइए, उपगच्छति मिला करके लिख लीजिए, कितना आसान है ये प्रश्न। अनुकरोति, अब यहाँ अनु प्लस करोति, अनु अलग कर लिया, करोति को अलग कर लिया। परहरति, अब इसमें परा प्लस हरति, प्लस को हटा करके जोड़ दिया। तो देखो ना कितना आसान है उपसर्ग को अलग करना। फिर भी आपको कठिन लगता है तो हमारी उपसर्ग की वीडियो जरूर देखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 हमें क्या आएगा, अव्यय आएंगे। क्या आएंगे, अव्यय। आपके सिलेबस में भी अव्यय दे रखे हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा है कोष्टकेभ्यः यानी विकल्प से यानी ब्रैकेट से शुद्धम अव्ययम चित्वा, शुद्धम मतलब शुद्ध यानी करेक्ट, अव्यय पदम यानी अव्यय पद को चित्वा, चित्वा मतलब चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं, और ये आधे आधे नंबर का है यानी 2 नंबर का है। तो देखो पहला वाक्य है सोमवासरः अस्ति, अब अस्ति है तो क्या भरेंगे, अद्य, अद्य माने क्या होता है, आज, हमने अभी इसके पहले बता दिया आपको। उसके बाद है विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थी को सुख, अब यहाँ तदा मतलब होता है तब, और कुतः मतलब होता है कहाँ, तो इसमें भरेंगे कुतः। उद्याने जनाः भ्रमन्ति, इसमें क्या भरेंगे, इतस्ततः, क्योंकि अधुना माने होता है अब, अधुना माने क्या होता है अब, और इतस्ततः माने होता है इधर उधर, तो बगीचे में लोग इधर उधर घूम रहे हैं। उसके बाद सिंहा वने गर्जति, शेर वन में दहाड़ता है, तो त्रही, त्रही मतलब क्या होता है, तो अब यहाँ प्यारे बच्चों जितने भी आपके अव्यय पद आपके सिलेबस में है उसकी हिंदी जान लीजिए, क्योंकि हिंदी जानने के बाद ही आप भर पाएंगे, उच्चई मतलब जोर से। उसके बाद अगला है गृहात मा गच्छ, अब क्या भरेंगे, बही, बही मतलब क्या होता है, बाहर, घर के बाहर मत जाओ। अब यहाँ एकदा है, एकदा का मतलब होता है एक बार, तो बस अव्यय का अर्थ जानिए और इसको भर लीजिए, बहुत आसान होता है। उसके बाद खंड गा प्रारंभ हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है ना खंड गा, ध्यान से देखिएगा। और क्या लिखा है, पठित अवबोधनम 30 नंबर का। अब इसमें क्या आएगा, जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है सेमुषी प्रथमो भागा, उस पुस्तक से जो आपके पाठ निर्धारित हैं। आपके सिलेबस में कितने पाठ हैं, पहला पाठ है भारतीय वसंत गीति, स्वर्णकाकः, गोदोहनम और सूक्त मौक्तिकम और भ्रांतो बालः, इतने पाठ आपके सिलेबस में निर्धारित हैं। तो अब ये देखो ना प्रश्न नंबर 13 में क्या आएगा, एक गद्यांश आएगा। गद्यांश मतलब जानते हो ना, जो आपका कथा वाला पाठ है। कौन सा पाठ है, कथा। अब कथा यानी कहानी वाले कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में है, 2 पाठ हैं। पहला कौन है, स्वर्णकाकः, जो आपका दूसरा पाठ है स्वर्णकाकः, वो भी कहानी वाला है। और जो आपका छठा पाठ है भ्रांतो बालः, ध्यान दीजिएगा, भ्रांतो बालः, ये दोनों स्टोरी वाले यानी कहानी वाले पाठ हैं। तो इन्हीं दोनों पाठों में से किसी पाठ से एक पैसेज आएगा। अब यहाँ पर देखो जो पैसेज आया हुआ है किस पाठ का है, भ्रांतः बालः, बनी जो आपका छठा पाठ है ना भ्रांतो बालः, उसी पाठ का पैसेज है। यहाँ पे हम आपको पैसेज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पैसेज आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं। उत्तर कैसे ढूंढना है ये ट्रिक बताएंगे। देखो पहला प्रश्न है एक पदेन का, भ्रांत बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया। अब यहाँ देखो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है ना कि भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, बस इसी लाइन में आपको उत्तर मिल जाएगा। एक पद में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाठशाला गमन बेलायाम। अब यहाँ पे बताना चाहेंगे अगर कोई विद्यार्थी एक पद में इसका उत्तर नहीं कन्फर्म कर पा रहा है तो क्या करेंगे, पूरी लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बालः कीदृशः अस्ति, बालक कैसा है, कीदृशः मतलब कैसा, तो हो जाएगा भ्रांतः, क्योंकि पहले ही लाइन में लिखा हुआ है। एकाकी बालः कुत्र प्राविशत, अकेला बालक कहाँ पर प्रवेश किया, तो इसके लिए पैसेज में ही आया हुआ है कि अकेला बालक कहाँ पे प्रवेश किया था। देखो पैसेज में यहाँ पे आया हुआ है एकाकी किमप उद्यानम, तो हो जाएगा उद्यानम एक पद में। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न है
शरवैः अपि किमर्थं त्वरमाणः अभवन्। यहाँ पे देखो आया ना, शरवैः अपि किमर्थं त्वरमाणः अभवन्, तो इसका उत्तर हो जाएगा शरवैः विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। अब ये लाइन हमने कहाँ से लिखी है, देखो पैसेज में कैसे ढूंढेंगे, शरवैः अपि त्वरमाणः, ढूंढिए कहाँ पर है, तो ये देखो ना मिल गया, ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। बस इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, आपको मिल जाएगा। वैसे लगभग सभी बच्चे इस प्रश्न को कर लेते हैं। बच्चों को समस्या कहाँ होती है, उसके बाद अगला था कीदृशः बालः उद्यानं प्राविशत, तो हो जाएगा भ्रान्तः बालः उद्यानं प्रविशत। तंद्रालु बालः सः किम अचिंतयत, अलसाए हुए बालक ने क्या सोचा, तो ये भी देखो पैसेज में ही आया हुआ है ना, यहाँ पर देखो ढूंढ लेंगे, वैसे हमें उम्मीद है लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया हुआ है, और सह अचिंतयत, तो तंद्रालु बाला को यहाँ से लेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। अब उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो सा खंड का प्रश्न है। ये प्रश्न कठिन भी होता है और ये 1 नंबर का होता है, यानी 1-1 2 नंबर का है। इसमें देखो क्या करना है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। इसमें एक शब्द लिखना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न में भी पूरी लाइन लिख देते हैं। इसमें पूरी लाइन नहीं लिखना है, प्रश्न में जो कहा गया है वो लिखना है। इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसमें आएगा पर्याय पद, विशेषण पद, कर्ता पद, क्रियापद। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है, शिक्षकस्य इत पदस्य पर्याय पदम अत्र गद्यांश किम प्रयुक्तम। यहाँ पर शिक्षक के लिए कौन सा पद आया हुआ है, तो कौन सा पद आया हुआ है, उपाध्यायस्य। उपाध्याय मतलब टीचर यानी शिक्षक। भ्रांतो बालः अत्र विशेषण पदम किम। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि विशेषण विशेष वाला प्रश्न हर पैसेज में आएगा। विशेषण जानते हैं ना, जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और जो विशेष होता है, विशेष पद, क्योंकि विशेष भी पूछा जाता है, विशेष पद कौन होता है, विशेष पद होता है संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ पर भ्रांतो बालः 2 पद लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए इसको हम अच्छे से बता रहे हैं। यहाँ पर देखो भ्रांतो बालः 2 पद लिखे हैं ना, इसमें विशेषण कौन सा है, भ्रांतो है, क्योंकि बालः जो है ये संज्ञा है, तो विशेषण हो जाएगा भ्रांतो और विशेष क्या हो जाएगा, बालः। तो आपको क्या लिखना है, भ्रांतो। समझ गए, बहुत अच्छे। इसके बाद अनुच्छेदे अचिंतयत इत पदस्य कर्ता का। अनुच्छेद में जो अचिंतयत क्रिया है इसका कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या है, सह, वह। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 में भी एक श्लोक आएगा, यानी पद्यांश आएगा। ध्यान से देखिए क्या आएगा, पद्यांश, यानी जो श्लोक वाला पाठ है। अब श्लोक वाले पाठ आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, भारतीय वसंत गीति है और सूक्ति मौक्तिकम है। एक बात हम और बताना चाहेंगे बच्चों कि जो आपका गोदोहनम वाला पाठ है ना, कौन सा पाठ है, गोदोहनम, चंदन और मल्लिका वाला, याद है ना आपको, कहानी याद है ना, बहुत बढ़िया। तो गोदोहनम में भी 5-6 श्लोक हैं, तो उन श्लोकों को भी पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी उन श्लोक से भी प्रश्न आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो प्रश्न श्लोक आया हुआ है ना, ये किस पाठ का है, ये गोदोहनम का पाठ है। कौन सा पाठ है, गोदोहनम, चंदन और मल्लिका वाले पाठ से श्लोक आया हुआ है। अब इस श्लोक को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार श्लोक का अर्थ देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सुविचार विधातव्यम, अच्छी तरह से विचार पूर्वक करना चाहिए। कार्यम, कार्य को, किसको, कल्याण कांक्षिणः, जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, उनको सभी काम को भली प्रकार से विचार करके करना चाहिए। क्यों, या करोति अविचार एतत्, जो बिना विचारे काम करता है, सह विषीदति मानवः, मानवः मनुष्य, विषीदति, विषीदति का अर्थ होता है दुख प्राप्त करता है। जो बिना विचारे काम करता है वह दुख प्राप्त करेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिना विचारे जो ऐसे उल्टा सीधा लिख देंगे तो आप भी अंत में दुख प्राप्त करेंगे। तो आपको विचार पूर्वक करके पेपर देना है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, कः विषीदति, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवः। कार्यम कथम विधातव्यम, तो सुविचार, यहाँ पे आया हुआ है ना,
सुविचार किम विधातव्यम कार्यम विधातव्यम। इसी लाइन से ही आपको इसका उत्तर ढूंढना है। उसके बाद पूर्ण वाक्यन, इसमें केवल 2 प्रश्न करने हैं और ये 2 नंबर का है, 1-1 × 2। कहा मानवः विषीदति, कौन मनुष्य दुखी प्राप्त करता है। तो इसके लिए जो श्लोक में अंतिम लाइन आई है ना, वही आपको लिख देना है। बस इस तरह से अगर आप अच्छे हैं तो कर्ता क्रिया का तालमेल बैठाते हुए इस तरह से लिखेंगे, यह अविचार कार्यम करोति सह मानवः विषीदति। लेकिन अगर आप श्लोक की भी लाइन लिख देंगे ना, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कल्याण कांक्षिणा मानवेन कथम कार्यम कर्तव्यम, तो कथम के स्थान पर सुविचार लगाइए, पूरी लाइन ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद अगला था या अविचार कार्यम करोति तस्य किम भवति, जो बिना विचारे काम करता है उसका क्या होता है। तो उसके लिए आप श्लोक की लाइन को ही लिख देंगे। इसमें लिखा हुआ होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा। जो एग्जामिनर है वो क्या ध्यान देता है, जो साखंड वाला प्रश्न है यथा निर्देशम का, इसको ध्यान से देखता है, इसलिए इसको ध्यान से करिए। कर्तव्यम इत अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, इसके लिए कौन सा पद श्लोक में आया हुआ है, तो आया हुआ विधातव्यम। विधातव्यम इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इस क्रियापद का कर्ता क्या है, तो उसका कर्ता है कल्याण कांक्षिणा। अविचारित्वा, बिना विचार करके, इस पद का विपरीत अर्थक पद श्लोक में कौन सा आया हुआ है। देखो ध्यान से, अविचारित्व मतलब होता है बिना विचार करके, तो उसके लिए जो विलोम पद, विपरीत मतलब विलोम पद क्या आया हुआ है, सुविचार। तो इस तरह से यथा निर्देशम को आप ध्यान से करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 में क्या आएगा, संवादान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। संवाद यानी जो नाटक वाला पाठ है, कौन सा पाठ है, नाटक वाला पाठ है। तो नाटक वाला कौन सा पाठ है आपके सिलेबस में, एक ही पाठ है, गोदोहनम। इसलिए गोदोहनम को यानी चंदन और मल्लिका को अच्छे से रट जाइए। अगर अच्छा नंबर चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाइए और गोदोहनम को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का पैसेज तो इसी पाठ से आने वाला है, ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि एक ही पाठ है जो नाटक वाला है। तो इसमें देखो एक पैसेज आया हुआ है, चंदन का कथन है, देवेश चंदन देवेश मल्लिका। तो ये पाठ पढ़े हुए हैं तो इसको हम नहीं बताएंगे, सीधा हम प्रश्न पर आएंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, चंदना कति घटान इच्छति, चंदन कितने घड़े चाहता था, तो पैसेज में आया हुआ है 5-10। अब मान लो आपको ढूंढना है कहाँ है, तो देखो बच्चों कैसे ढूंढेंगे। पहली लाइन में लिखा हुआ है चंदना 5-10 घटान इच्छामि, चंदन कहता है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5-10। उसके बाद दूसरा प्रश्न है का स्वाभूषणम दातुम इच्छति, कौन अपना आभूषण देना चाहती थी, तो मल्लिका। कहा मूल्यम बिना घटम न दास्यति, कौन मूल्य के बिना घट नहीं देना चाहता, तो इसका उत्तर हो जाएगा देवेशः यह कुंभकारः। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न होता है देवेशा मल्लिकाम किम वदति, देवेश मल्लिका को क्या कहता है। अब देवेश के जो आगे लाइन लिखी हुई है ना, वही आपको इसमें लिख लेना होता है। चंदना घट मूल्यम कथम दातुम इच्छति, कि चंदन के वाक्य में आपको पैसेज में मिल जाएगा। ध्यान क्या देना होता है, जो आपका साखंड है, देख रहे हैं ना कि पैसेज वाले प्रश्न में साखंड पे ही टीचर ध्यान देता है, यानी एग्जामिनर ध्यान देगा कि इसमें बालक ने क्या लिखा है। कुंभान इत पदस्य पर्यायः अत्र लिखितः, यानी कुंभान इस पद का पर्याय पद पूछा है। पर्याय पद जानते हो ना, समान अर्थ वाला, तो क्या आया हुआ है घटान। करोमि इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे करोमि का एक ही कर्ता हो सकता है और वह होगा अहम। नेतु यथा अभिलषितान घटान, यहाँ पे विशेषण पूछा है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके पहले वाले पैसेज में भी विशेषण आया था और यहाँ फिर से विशेषण आ गया। तो यहाँ घटान जो है विशेष है और विशेषण क्या है, अभिलषितान, ये जो है अभिलषितान इसका जो है विशेषण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 होता है प्रश्न निर्माण का। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें क्या करना होता है, आपको किम शब्द का रूप याद करना है। किसका रूप याद करना है, किम शब्द का रूप याद करना है,
और सप्त ककार याद करने हैं। क्या याद करने हैं? सप्त ककार, जिसको आप इंग्लिश में WH फैमिली कहते हो ना, उसी को संस्कृत में सप्त ककार कहते हैं। तो हम आपके लिए, अगर आप कहेंगे तो प्रश्न निर्माण की वीडियो अलग से बना देंगे अगर आपको समस्या होगी तो। इसमें देखो क्या करना होता है, रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। एक वाक्य लिखा होगा, इसमें एक पद रेखांकित होगा, उसी को बेस बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना होगा। तो यहाँ पे देखो, शनीरः समीरा मंदम मंदम बहाती। तो यहाँ मंदम मतलब धीरे धीरे, तो इसके स्थान पे आपको कथम लगाना है। कथम मतलब कैसे, और लगा करके पूरा वाक्य लिख लेना है। स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। सोने के कौवे को हटाते हुए बालिका ने प्रार्थना की। तो स्वर्णकाकम यानी सोने के कौवे को, तो क्या लगाएंगे? कम। कम लगाएंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, तभी आपको पूरे 1 नंबर प्राप्त होंगे। उसके बाद अगले में चतुर्थमम, यानी मल्लिका अपने पति को बहुत चतुर मानती है। तो प्रश्न क्या बन जाएगा? कीदृशम। कीदृशम मतलब कैसा। वृत्ततः छीड़ा हतः भवति। अब वृत्ततः मतलब चरित्र से, तो इसका प्रश्न होगा कस्मात् छीड़ा हतः भवति। कस्मात् मतलब किस से। कुक्कुरः मनुष्याणाम मित्रम अस्ति। तो मनुष्याणाम मनुष्यों का, तो प्रश्न क्या बन जाएगा? केशाम किसका। इस तरह से प्रश्न नंबर 16 भी हो गया। प्रश्न नंबर 17 में क्या आने वाला है? अन्वय। ध्यान से देखिए, अन्वय जानते हो ना, 8वीं क्लास के पेपर में भी अन्वय अब आने लगा है इस बार से। श्लोक लिखा होगा, श्लोक के नीचे अन्वय भी लिखा होगा। बस आपको उसमें 3 पद गायब होंगे, और वो 3 पद भी कहाँ लिखे होंगे? ध्यान से देखिएगा, वो 3 पद भी आपको अपने मन से सोचना नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपको मंजूषा में मिल जाएंगे। बस प्यारे बच्चों, इसमें आपको स्मार्टनेस क्या दिखानी है कि ये ढूंढना है कि कौन सा पद किस श्लोक का है। आरंभ गुरुवी छड़ी कर्मेण लघ्वी पुरा विद्यमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छा एवं मैत्री खल सज्जना नाम। ये जो श्लोक आया है प्यारे बच्चों, ये किस पाठ का है? ये है सूक्त मौक्तिकम का। किस पाठ का है? सूक्त मौक्तिकम का है। तो हमने उस पाठ की वीडियो में सभी श्लोकों का अन्वय लिखा हुआ है, सभी श्लोकों का अन्वय लिख करके दिखाया है। तो हमारे सूक्त मौक्तिकम वाली वीडियो ना जरूर देखें। अब इसमें देखो कौन कौन पद है जो मंजूषा में आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन है। कर्मेण, कर्मेण कहाँ है? ये देखो ना, कर्मेण हो गया, और लघ्वी और दिनस्य, ये 3 पद हैं। ध्यान देना, क्योंकि दोनों श्लोकों के भरे जाने वाले पद एक ही मंजूषा में लिखे होंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है कि कौन कौन पद पहले श्लोक का है, कौन कौन पद दूसरे श्लोक का है, तो उसी को भर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। समझ गए ना कैसे करना है? ऊपर वाले श्लोक का 3 पद इसमें से चुन लेंगे, तो 3 चुनने के बाद 3 ही बचेंगे, तो वो 3 दूसरे वाले में भर देंगे, थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए। समझ गए ना कैसे करना है? इसके बाद इसी का अथवा होता है। देखो ना, अथवा, अथवा मतलब चाहे उसको करिए चाहे इसको करिए, इसमें श्लोक का भावार्थ चुन लिखना होता है। क्या होता है? भावार्थ। अब दोनों में क्या अंतर है कि जहां ऊपर वाले में आपने देखा कि 6 रिक्त स्थान हैं आधे आधे नंबर के, वही भावार्थ में 3 ही रिक्त स्थान हैं, और इसमें भी भरे जाने वाला जो पद है ना, वो मंजूषा में लिखा हुआ है। तो भावार्थ भी आपके पेपर में लिखा होगा, बत रिक्त स्थान भरते हुए आपको भावार्थ लिख लेना होता है। अभी जो श्लोक आया हुआ है ना, ये भी सूक्त मौक्तिकम वाले पाठ का है। तो गुणेश एव कर्तव्य प्रयत्न पुरुष सदा, इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? अस्मिन जगति, इस संसार में जनाः लोग सदैव गुणा नाम ग्रहणे, हमेशा गुणों के ग्रहण में प्रयत्न करने चाहिए। यतः क्योंकि संसारे गुणवंतः, संसार में गुणवान दरिद्र भी गुणहीन धनवत्सु यानी धनवानों में भी अच्छा माना जाता है। इसीलिए मनुष्य को गुणों को प्राप्त करने को महत्व देना चाहिए, यानी मनुष्य को गुणी होना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस मंजूषा से 3 पद भरिए और पूरा भावार्थ कॉपी में लिख डालिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 होता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करना होता है? घटनाक्रम, ये आपके लिए नया है क्योंकि 8वीं तक ये नहीं आता था, 9वीं क्लास में ही ये आया हुआ है। इसमें जो है, जो आपके पुस्तक में स्टोरी वाला पार्ट है, कौन कौन से हैं? स्वर्णकाकः और भ्रांतो बालः। अब यहाँ पे देखो ना, ये इसमें 8 वाक्य लिखे होंगे। कितने वाक्य लिखे होंगे? 8 वाक्य लिखे होंगे,
और उनको ऊपर नीचे करके यानी क्रम से करके आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 यानी 8 लाइन लिखी है। इन्हीं 8 लाइनों को आपको सीक्वेंस से बना करके फिर से कॉपी में लिखना होता है। तो अगर आप कॉपी में सीक्वेंस से बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना पा रहे हैं ना तो 1 2 को ऊपर नीचे करके भी आप लिख देंगे, तब भी आपको 4 नंबर का प्रश्न है तो 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा। और बना पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो शब्द देखो, ये किस पाठ का वाक्य आया हुआ है? स्वर्णकार का हवाले पाठ का। तो उसकी कहानी आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें देखो सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा? कस्मिंश्चित् ग्रामे एका धनहीना वृद्ध अवसत, ये लाइन नंबर 1 पे आएगी। तो इस तरह से पेपर में आप नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद क्रम से आप लिख लेंगे। इस पाठ की कहानी याद है ना? दूसरे नंबर पे ये आएगा कि बालिका ने सूर्योदय के पहले वहां पे उपस्थित हो गई। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? जब कौवा सो करके उठा तो उसने सोने की खिड़की से देखा। चौथे नंबर पे क्या आएगा? कौवे ने कहा, बालिके तुम आ गता, हे बालिका तुम आ गई, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। तो इस तरह से चौथा, पांचवा, छठा इस तरह से क्रम करके आप लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 जो रहता है ये शब्दार्थ का होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, रेखांकित पदानि आधृत, रेखांकित पद को बेस बनाइए और प्रसंग अनुसार यानी जो पाठ में प्रसंग है उसके अनुसार अर्थ का चयन करना है। तो पहला है, इसमें एक वाक्य लिखा होगा, एक पद रेखांकित हो, उसी का अर्थ आपको विकल्प से चुनना होगा। तो नवीनाम, नवीना मतलब क्या होता है? नवीन यानी नूतनाम। आकर्ण, अब आकर्ण मतलब क्या होता है? सुन करके, तो उसका पर्याय पद क्या हो जाएगा? श्रुत्वा। उसके बाद 2 और आएंगे, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। अब खगेभ्यो का अर्थ होता है पक्षियों से, तो इसका हो जाएगा उत्तर बिहगेभ्यः, इसका भी अर्थ होता है पक्षियों से। घटम, घटम मतलब कुंभम, अभी ऊपर पैसेज में भी आया हुआ था ये। उसी बाद 19 प्रश्न का खा खंड होता है विलोम का। किसका होता है? विलोम का। ध्यान से देखिएगा, ये विलोम है, इसमें क्या करना है? विलोम पद के साथ मिलान करना है। 4 का मिलान करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो मिलान कैसे करेंगे? देखिए, तावत, तावत का मतलब होता है तब तक, तो हो जाएगा यावत, जब तक। रिक्तः, रिक्तः मतलब खाली, तो हो जाएगा पूरीतः, भरा हुआ। प्रत्यक्षम तो हो जाएगा परोक्षम। मंदम तो इसका हो जाएगा तीव्रम। अब यहाँ पे देखो, मंदम मतलब होता है धीरे धीरे, तीव्रम मतलब होता है तेज। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर हल कर लिया। किसी टॉपिक पे अगर आप बच्चों आपको कठिनाई लग रही है ना तो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का उत्तर देंगे और साथ में उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।